आज हम लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री का दीर्घोत्तरी क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वथनांक का उन्नयन से क्या समझते हैं? उत्तर, किसी घोल में अवाष्पशील पदार्थ डालने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, उसके परिणाम स्वरूप क्वथनांक बढ़ जाता है। अर्थात वाष्प दाब अवनमन के कारण विलयन का क्वथनांक शुद्ध घोलक के क्वथनांक से ऊंचा होता है। विलयन और विलायक के क्वथनांकों से ऊंचा होता है। विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है, जिसे टीबी द्वारा सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल उत्पादन के सिद्धांत का उल्लेख करें। 11 भाग NH3 एवं 89 भाग हवा के मिश्रण को पीटी गॉज के ऊपर से प्रवाहित कर 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर NO प्राप्त होता है। 4NH3 प्लस 5O2 बनाता है 4NO प्लस 6H2O। फिर इसमें से 2NO प्लस O2 बनाता है 2NO2। 2NO2 को जब जल से विक्रिया कराया जाता है तो HNO3 प्लस HNO2, और HNO2 को जब विखंडित किया जाता है तो वह HNO3 प्लस 2NO प्लस H2O में टूट जाता है। इस प्रकार बने NO ऑक्सीकृत होकर फिर NO2 देता है, जो कि जल में घुलकर पुनः HNO3 देता है। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम के मुख्य अयस्क का नाम लिखें तथा उसे अयस्क से निष्कासन की अभिक्रिया को लिखें। बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम का निष्कर्षण 2 चरणों में होता है। प्रथम चरण बेयरस विधि, इसमें Al2O3 प्लस 2NaOH बनाता है 2NaLO2 प्लस H2O। NaLO2 प्लस 2H2O बनाता है NaOH प्लस AlOH का थ्राइस। फिर 2AlOH का थ्राइस टूटता है Al2O3 प्लस 3H2O में। दूसरा चरण है इलेक्ट्रोलाइसिस, इसमें Al2O3 टूटता है 2Al3 प्लस 3O2 में, जिसमें कैथोड पर 2Al3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन मतलब ये मुक्त होता है, और एनोड पर 3O2 और 1.5O2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। एल्युमिनियम की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया 2Al प्लस 3H2SO4 बनाता है 2Al3 प्लस 2SO4 प्लस 3H2। अगला क्वेश्चन है, हैबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया का उत्पादन कैसे होता है? सिद्धांत, जब नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के मिश्रण को 673 से 823 केल्विन ताप पर एवं 1000 वायुमंडलीय दाब पर लौह चूर्ण एवं मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो इसमें देखिए N2 प्लस 3H2O बनाता है 2NH3। इसमें लौह चूर्ण एवं मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में कराया जाता है। इसकी प्रक्रिया क्या है? शुद्ध नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन को 1:3 में मिश्रित कर सबसे पहले 673 केल्विन से 823 केल्विन तापक्रम पर लौह चूर्ण में मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप अमोनियम गैस बनता है। इसके अतिरिक्त अभिक्रिया के दौरान कुछ नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन शेष रह जाता है, जिसे वापस तंत्र में भेजा जाता है, जो पुनः आपस में क्रिया करके अमोनिया के रूप में बदल जाता है। इस विधि को ही हम हैबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया का उत्पादन की विधि से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक विधि से क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है? तो व्यवहारिक विधि से प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए इथाइल अल्कोहल, विरंजक चूर्ण तथा जल को गर्म कर बनाया जाता है, जो निम्न प्रकार से किया जाता है। CaOCl इंटू Cl प्लस H2O बनाता है CaOH का ट्वाइस प्लस Cl2। C2H5OH प्लस Cl2 बनाता है CH3CHO प्लस 2HCl। फिर CH3CHO को जब 3Cl2 मतलब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो CCl2CHO प्लस 3HCl, और जब 2Cl3CHO को COH का ट्वाइस के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो 2CHCl3 प्लस HCOO2Ca प्राप्त होता है।
यह प्रयोगशाला में एसीटोन, विरंजक चूर्ण तथा जल के मिश्रण को गर्म करके बनाया जाता है। इसका अभिक्रिया है, देखो CaOCl इंटू Cl प्लस H2O बनाता है CaOH का ट्वाइस प्लस Cl2, CH3 प्लस Cl3Cl2 बनाता है CCl3 COCH3 प्लस 3HCl। पुनः जब इसे हम COH ट्वाइस के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो 2CHCl3 प्लस CH3COO का होल 2 प्राप्त होता है। प्रयोगशाला में एनिलीन कैसे तैयार किया जाता है? उत्तर, प्रयोगशाला में एनिलीन की तैयारी नाइट्रोबेंजीन के अवकरण द्वारा की जाती है। अवकरण क्रिया एसिन तथा HCl से की जाती है। 2C6H5NO2 प्लस 3SN प्लस 12HCl बनाता है 2CHH5NH2 प्लस 3SnCl4 प्लस 4H2O। अवकरण के फलस्वरूप प्राप्त एनिलीन स्टैनिक क्लोराइड तथा HCl से अभिक्रिया कर एनिलीन क्लोराइड नामक लवण बनाता है 2C6H5NH2 प्लस 2HCl प्लस SnCl4 3SN4 बनाता है C6H5NH2 का होल 2 डॉट H2 SnCl6। डबल सॉल्ट में NaOH मिश्रित करने पर डिकम्पोज कर एनिलीन मुक्त करता है जिसे स्टीम श्रवण द्वारा हटाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राउल्ट के नियमों का उल्लेख करें। यह विद्युत अनपघट्य गोले का अनुभार ज्ञात करने में किस प्रकार उपयोग में है? क्वथनांक के उन्नयन से संबंधित राउल्ट का नियम। राउल्ट नियम से किसी द्रव के क्वथनांक का उन्नयन घोल की मोलरता के समानुपाती होता है। TB समानुपाती Cm के होता है या TB बराबर Kb.Cm, जहाँ Cm घोल की सांद्रता मोलरता में है तथा Kb मोलल आयनन स्थिरांक है। एक मोलल विलयन में जिसमें 1 ग्राम विलेय 1000 ग्राम विलयन में घोला गया हो मोलल क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। क्योंकि Cm इजिकल होता है W इंटू 1000 बटा M इंटू W, अतः TB बराबर KB इंटू W इंटू 1000 बटा M इंटू W, जहाँ W घुले की मात्रा, M घुले का अनुभार तथा W घोलक की मात्रा है। उपरोक्त संबंध से घोल का मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, परासरणी दाब की परिभाषा दे। सिद्ध करें कि परासरणी दाब एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। परासरणी दाब यह अतिरिक्त दाब जो परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए विलयन पर आरोपित की जाती है परासरणी दाब कहलाती है। अर्थात विलयन पर लगाया गया वह अतिरिक्त दाब जिसके कारण अर्धपरागमय झिल्ली से विलायक का विलयन में प्रवाह रुक जाए परासरणी दाब कहलाता है। परासरणी दाब को पाई द्वारा सूचित किया जाता है। पाई इज इक्वल टू CRT। वॉयल वॉन हॉफ के अनुसार नियत ताप पर विलयन का परासरणी दाब उसके सांद्रण के समानुपाती होता है। पाई समानुपाती होता है उस सांद्रण C के। पाई बराबर यानी RTC, यानी कह सकते हैं पाई बराबर CRT। पाई इज इक्वल टू N/V/RT, यानी C का मान N/V, जहाँ N मोलों की संख्या है। यदि V बराबर 1 लीटर हो तो पाई का मान होगा N/1 इंटू RT, या पाई बराबर NRT, यानी कि पाई है जो N के भी समानुपाती होगा। अतः परासरणी दाब अल्फा विलेय के मोलों की संख्या, यहाँ परासरणी दाब विलेय के मोलों की संख्या के अनुक्रमानुपाती है। अर्थात परासरणी दाब विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करती है। अतः परासरणी दाब एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल को समझाएं तथा अर्ध जीवन काल और औसत जीवन काल के बीच संबंध स्थापित करें। उत्तर, अर्ध जीवन काल किसी भी प्रतिक्रिया के ठीक आधा पूरा होने में जो समय लगता है उसे अर्ध जीवन काल कहा जाता है। इसे T1/2 द्वारा निरूपित किया जाता है। हम जानते हैं कि K इज इक्वल टू
K इज इक्वल टू 2.303/t इंटू log a/a-x होता है, जहाँ अगर t बराबर t1/2 लिया जाए तब x का मान a/2 होगा। अब t तथा u का मान उपयुक्त समीकरण में रखने पर k इज इक्वल टू होता है 2.303/t हाफ log a/a-a/2 या t हाफ बराबर होगा 2.303 log a/a/2। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें मान आएगा 2.303/k log 2 इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010/k, यानी टी हाफ का मान आएगा 0.693/k। एक फॉर्मूला है। अलग क्वेश्चन है नहीं, इसी में भी। अतः अर्ध जीवन काल प्रतिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। इसमें संबंध हम जानते हैं कि टी हाफ बराबर 0.693/k तथा t इज इक्वल टू 1/k। k का मान समीकरण सेकंड में रखने पर t बराबर 0.693/t हाफ या t बराबर कह सकते हैं 1.44 इंटू टी हाफ। अतः औसत जीवन काल बराबर होगा 1.44 गुना अर्ध जीवन काल। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में इथाइल अमीन कैसे तैयार करेंगे? आंसर, प्रयोगशाला में इथाइल अमीन की तैयारी भी मिथाइल अमीन की तरह हॉफमैन निचीकरण विधि द्वारा की जाती है। जब NaOH के आधिक्य में प्रोपियोनामाइड की प्रतिक्रिया Br2 से कराई जाती है तो इथाइल अमीन बनता है। अभिक्रिया इस प्रकार होती है, CH3CH2 C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस Br2 प्लस 4NaOH बनाता है CH3CH2 NH2 प्लस 2NaBr प्लस Na2CO3 प्लस 2H2। प्रयोग है, एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में 15 ग्राम प्रोपियोनामाइड तथा 7 सीसी ब्रोमीन डाला जाता है। इसके बाद ठपकाल की द्वारा फ्लास्क में करीब 100 सीसी 10% NaOH का घोल डाला जाता है। फ्लास्क में उपस्थित द्रव का रंग गहरा पीला हो जाता है। इस वाटर बाथ को तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि कोई रंगहीन पदार्थ न उत्पन्न हो जाए। तत्पश्चात फ्लास्क में उपस्थित द्रव का स्रवण किया जाता है तथा प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बने इथाइल अमीन को तनु HCl में अवशोषित कराया जाता है। ऐसा करने से इथाइल अमीन हाइड्रोक्लोराइड बनता है। इससे इथाइल अमीन प्राप्त करने के लिए इसमें NaOH घोल मिलाकर स्रवण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ठोसों में क्रिस्टलीय दोष से आप क्या समझते हैं? स्टाइक्योमेट्री दोष क्या है? निम्नलिखित प्रकार के क्रिस्टलीय दोषों को समझाएं। आंसर, क्रिस्टलीय दोष, किसी क्रिस्टलीय ठोस में यदि अवयवी कणों की व्यवस्था में अनियमितता मौजूद हो तो उसे क्रिस्टलीय दोष कहा जाता है। ऐसी अनियमितताएं क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया तीव्र अथवा मंद गति से होने के कारण होती है। स्टाइक्योमेट्री दोष, इस प्रकार के क्रिस्टलीय दोष वैसे बिंदु दोष हैं जिनसे ठोस की स्टाइक्योमेट्री विक्षुब्ध नहीं होती है। इन्हें अंतर अथवा ऊष्मा गतिकी दोष भी कहा जाता है। इससे पदार्थ के घनत्व में किसी भी प्रकार का बदलाव यानी कमी या अधिकता नहीं होती है। विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलीय दोष, पहला है रिक्तिका दोष। कुछ जालक स्थलों के रिक्ति के कारण उत्पन्न दोष को रिक्तिका दोष कहा जाता है। इससे पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है। इसे यहाँ पे दिखाया गया, यहाँ पे रिक्तिका बन गई है, मतलब यहाँ पे जो आयन थे वो इस स्थान से हट मतलब बाहर निकल गए, तो इसमें घनत्व कम हो जाता है। अगला है अंतरकाशी दोष। अतिरिक्त अवयवी कणों के अंतरकाशीय स्थल पर पाए जाने के कारण उत्पन्न दोष को अंतरकाशी दोष कहा जाता है। यह दोष पदार्थ के घनत्व को बढ़ा देता है। जैसे यहाँ पे है, मतलब कि नियमित रूप से एक क्रम में होते हैं, इसमें अंतरकाशी दोष हो जाता है, मतलब बीच में कोई आयन प्रवेश कर जाता है तो इसमें घनत्व बढ़ जाता है।
अगला क्वेश्चन है मिथाइल एमीन के बनने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन करें। आंसर, प्रयोगशाला में मिथाइल एमीन बनाने के लिए हमें हॉफमान निजीकरण विधि का उपयोग करते हैं। जब एसीटामाइड को एल्कनी की उपस्थिति में Br2 से अभिक्रिया कराई जाती है तो मिथाइल एमीन प्राप्त होता है, जो कि निम्न रूप से वर्णित है। CH3C+O NH2 प्लस Br2 प्लस 4 NaOH को जब गर्म किया जाता है तो CH3NH2 प्लस 2 NaBr प्लस Na2CO3 प्लस 2H2O में विभाजित हो जाता है। प्रयोगशाला में मिथाइल एमीन तैयार करने के लिए एक गोल पेंद वाले फ्लास्क में 10 ग्राम एसीटामाइड तथा 9 cc फ्लास्क ब्रोमीन मिलाया जाता है। इसके बाद टपकवा टिप द्वारा फ्लास्क में उपस्थित मिश्रण का रंग गहरा पीला हो जाता है। उसके बाद फ्लास्क को वाटर बाथ पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि कोई मिश्रण रंगहीन न हो जाए। इसके बाद गोल पेंदी वाले फ्लास्क में उपस्थित मिश्रण का श्रवण किया जाता है। श्रवण के फलस्वरूप प्राप्त मिथाइल एमीन के वाष्प को एक ग्राहक जिसमें तनु HCl रहता है रखा जाता है, मतलब शोषित कराया जाता है। ऐसा कराने से ग्राहक में मिथाइल एमीन हाइड्रोक्लोराइड बनाता है। मिथाइल एमीन हाइड्रोक्लोराइड से मिथाइल एमीन प्राप्त करने के लिए इसमें NaOH का घोल मिलाकर श्रवण करते हैं। अगला क्वेश्चन है लेडकश द्वारा गंधकाम्ल बनाने की विधि का वर्णन सिद्धांत सहित करें। उत्तर, लेडकश में प्रयोग में होने वाली प्रतिक्रियाओं का उपयोग कर प्रयोगशाला में H2SO4 बनाया जाता है। इस विधि का सिद्धांत इस प्रकार है। SO2 NO तथा O2 का हवा में प्रतिक्रिया कर SO3 का निर्माण करता है। SO3 जलवाष्प संयोग कर H2SO4 बनाता है। सर्वप्रथम NO ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर NO2 बनाता है। देखो जैसे यहाँ पे है 2NO प्लस O2 बनाता है 2NO2। इसके बाद NO3 सल्फर ऑक्साइड से प्रतिक्रिया कर SO3 बनाता है। SO2 प्लस NO2 बनाता है SO3 प्लस NO। इस प्रकार SO3 जलवाष्प से प्रतिक्रिया कर H2SO4 का निर्माण करता है। जब जलवाष्प की मात्रा कम रहती है तो एक प्रकार का रवा प्राप्त होता है जिसे चैम्बर रवा कहा जाता है। 2SO2 प्लस NO प्लस NO2 प्लस O2 प्लस H2O सब मिलके 2HOSO2.O.NO का निर्माण करता है। जलवाष्प की अधिकता में ये घुलकर H2SO4 प्रदान करते हैं। जैसे 2HO+SO2.O.NO प्लस H2O मिलकर बनाता है 2H2SO4 जिस गंधकाम्ल के रूप में जिसे कहते हैं प्लस NO प्लस NO2। अगला क्वेश्चन है प्रयोगशाला में इथाइल अमीन कैसे तैयार करेंगे। उत्तर, प्रयोगशाला में इथाइल अमीन की तैयारी भी मिथाइल अमीन की तरह हॉफमान निजीकरण विधि द्वारा की जाती है। जब NaOH के आधिक्य में प्रोपियोनामाइड की प्रतिक्रिया Br2 से कराई जाती है तो इथाइल अमीन बनता है। अभिक्रिया इस प्रकार है। CH3CH2C+O NH2 प्लस Br2 प्लस 4 NaOH बनाता है CH3CH2 NH2 प्लस 2 NaBr प्लस Na2CO3 प्लस 2H2O। प्रयोग है एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में 15 ग्राम प्रोपियोनामाइड तथा 7 cc ब्रोमीन डाला जाता है। इसके बाद टपकाव कीप द्वारा फ्लास्क में करीब 100 cc 10% NaOH का घोल डाला जाता है। फ्लास्क को धीरे धीरे हिलाते हैं तथा ठंडा कर लेते हैं। फ्लास्क में उपस्थित द्रव का रंग गहरा पीला हो जाता है। इसे वाटर बाथ को तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि यह रंगहीन न हो जाए। तत्पश्चात फ्लास्क में उपस्थित द्रव का श्रवण किया जाता है तथा प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बने इथाइल एमीन को तनु HCl में अवशोषित कर लिया जाता है। ऐसा करने से इथाइल एमीन हाइड्रोक्लोराइड बनता है। इससे इथाइल एमीन प्राप्त करने के लिए इसमें NaOH घोल मिलाकर श्रवण किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, परासरण एवं विसरण में क्या अंतर है? बर्कले एवं हॉटल विधि द्वारा परासरण दाब ज्ञात करने की विधि का वर्णन करें। आंसर, परासरण, यदि एक घोल को किसी घोलक या अधिक तनु घोल में अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाए तो घोल से सांद्र घोल में तब तक प्रवाहित होंगे जब तक कि दोनों घोलों के बीच साम्य स्थापित नहीं हो जाता है। इसी क्रिया को परासरण कहते हैं। विसरण, ऊंचे सांद्रण वाले क्षेत्र से आयन या अणु का मूवमेंट निम्न सांद्रण वाले क्षेत्र में हो जाता है, उसे ही विसरण कहते हैं। उपकरण में कॉपर फेरोसाइनाइड का अर्धपारगम्य झिल्ली रहता है। संधित्र बर्तन के छोर पर घोलक एवं दूसरे छोर पर कैपिलरी रहता है। घोल तरफ एक पिस्टन लगा होता है। वे दाब जो घोल की और घोलक के प्रवाह को रोक देता है, परासरण दाब कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, लोहा के दो अयस्कों के नाम लिखें तथा उसके अयस्क के निष्कासन की अभिक्रिया को लिखें। लोहे के मुख्य अयस्क हैं हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट। लोहे का निष्कर्षण मुख्यतः हेमाटाइट एवं मैग्नेटाइट अयस्क से किया जाता है। कार्बन अवकरण विधि से लोहे का निष्कर्षण, सर्वप्रथम अयस्क को निस्तापित किया जाता है। इसके कारण अयस्क से जल वाष्प के रूप में निकल जाता है। कार्बोनेट अपघटित हो जाता है तथा सल्फाइड ऑक्सीकृत हो जाता है। जब निस्तापित अयस्क को चूना पत्थर तथा कोक के साथ मिलाकर वात्य भट्टी के ऊपर गिराया जाता है, कोक के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। भट्टी के निचले हिस्से का तापमान 1800 केल्विन तथा ऊपरी भाग का तापमान 500 केल्विन होता है। भट्टी के ऊपरी हिस्से में कार्बन मोनोऑक्साइड अपकारक पदार्थ का कार्य करती है, परंतु भट्टी के निचले भाग में स्वयं कार्बन ही अपकारक पदार्थ का कार्य करता है। भट्टी में होने वाली अभिक्रिया, तो ऊपरी भाग में निम्न अभिक्रिया होती है। सर्वप्रथम 3Fe2O3 प्लस CO बनाता है 2Fe3O4 प्लस CO2। जब Fe3O4 को 4CO के साथ मिलाया जाता है तो उसमें 3Fe तथा 4CO2 बनता है। फिर Fe2O3 को जब CO के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो 2FeO प्लस CO2 गैस निष्कासित होता है। भट्टी के निचले भाग में अभिक्रिया होती है FeO प्लस C बनाता है Fe प्लस CO। इस प्रकार भट्टी के निचले भाग से गलित लोहा भट्टी के पेंदी तक पहुंच जाता है। चूना पत्थर 1000 केल्विन तापमान पर अपघटित हो जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड प्रदान करता है, जो सिलिका से संयोग करके गलित कैल्शियम सिलिकेट के रूप में धातु मल बना देती है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक प्राप्त करें। उत्तर, प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिस अभिक्रिया के वेग का सिर्फ एक पद के परिवर्तन द्वारा निर्धारित किया जाता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन पाइरोक्साइड का जलीय विलयन में अपघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसका अपघटन 2 चरणों में पूर्ण होता है। पहला H2O2 बनाता है H2O प्लस O, यह मंद घटना है, और O प्लस O बनाता है O2, ये तीव्र है। अभिक्रिया के वेग का निर्धारण प्रथम पद द्वारा होता है, जिसमें H2O2 की सांद्रता का परिवर्तन होता है। मिथाइल एसीटेट का जलीय घटक निम्न प्रकार से होता है। CH3COOCH3 प्लस H2O बनाता है CH3COOH प्लस CH3OH। यह अभिक्रिया प्रथम कोटि का है क्योंकि जल की मात्रा अधिक होने के कारण उसकी सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता और अभिक्रिया का वेग केवल मिथाइल एसीटेट की सांद्रता पर निर्भर करता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक, मान लिया कि प्रथम कोटि की एक समान अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है, जिसका मतलब A प्रतिफल है, तो प्रारंभ में T A और G O और T समय बाद A माइनस X तथा X। माना कि A की प्रारंभिक सांद्रता A मोल है, मतलब कि माना कि A की प्रारंभिक सांद्रता है जो A मोल है और
पुनः माना कि t समय में अभिक्रिया का x मोल प्रतिफल में बदलता है। अतः t समय के बाद अभिक्रिया की सांद्रता a-x मोल पर लीटर रह जाती है। यदि अत्यंत न्यून अंतराल यानी dt में अभिकारक का प्रतिफल में परिवर्तन dx हो तो अभिक्रिया का वेग उस समय पर a की सांद्रता के समानुपाती होगा, अर्थात dx/dt समानुपाती होगा a-x के, या dx/dt बराबर होगा k × a-x, या x × dx/a-x इज इक्वल टू k0 dt, जहाँ पर k एक स्थिरांक है, k × dt k स्थिरांक है जिसे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। समीकरण फर्स्ट का अवकलन करने पे, मतलब जब dx/a-x इसका अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होता है k और dt का समाकलन, यहाँ in a-x इज इक्वल टू kt प्लस c, यह हमारा दूसरा समीकरण। यहाँ c अवकलन स्थिरांक है अभिक्रिया के प्रारंभ में, अर्थात जब t बराबर 0 हो तो x बराबर भी 0 होगा और in बराबर c। अवकलन स्थिरांक c का मान समीकरण सेकंड में रखने पर क्या होगा, in a-x इज इक्वल टू kt माइनस in, या kt इज इक्वल टू in इंटू a-x, kt इज इक्वल टू in इंटू a/a-x, या k इज इक्वल टू 1/t in a/a-x, ये समीकरण 3 मान लेंगे। या k बराबर 2.303/t डॉट लॉग a/a-x, चौथा समीकरण। समीकरण थर्ड तथा फोर्थ प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण कहलाता है। क्वेश्चन है, आयोडीन के मुख्य स्रोत क्या है? समुद्री घास के निष्कासन का वर्णन करें। आयोडीन के प्राकृतिक स्रोत सक्रिय तत्व होने के कारण आयोडीन प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। इसके प्राकृतिक स्रोत हैं समुद्री घास, चिली सॉल्टपीटर तथा प्राकृतिक ब्राइन। समुद्री घास से आयोडीन का उत्पादन। लेमिनेरिया किस्म की समुद्री घास में आयोडीन उपस्थित होता है। समुद्री घास को अच्छी तरह से सुखाकर इसे गहरे गड्ढों में सावधानीपूर्वक जलाया जाता है ताकि उपस्थित आयोडीन नष्ट नहीं हो। जलने के फलस्वरूप प्राप्त राख को केल्प कहा जाता है, जिसमें 0.4 से 1.3% तक आयोडीन रहता है। केल्प को जल में घुलाकर घोल का आंशिक रवाकरण करने से जल में कम घुलनशील अवयव जैसे KCl, K2SO4, NaCl, Na2SO4 आदि रवाकृत होकर बाहर निकल जाते हैं, जबकि जल में अधिक घुलनशील Kl एवं NaI मातृद्रव में शेष बचे रह जाते हैं। मातृद्रव में सांद्र H2SO4 मिलाकर क्षारीय सल्फाइड से युक्त गंधक को बर्तन के पेंदे पर बैठने दिया जाता है। अपक्षेपित गंध को छानकर हटा लिया जाता है एवं झमित द्रव को मैंगनीज ऑक्साइड एवं सांद्र H2SO4 के साथ वाष्प यंत्र में मिलाकर मिश्रण को गर्म किया जाता है। ऐसा करने से प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आयोडीन वाष्प के रूप में निकलता है, जिसे चीनी मिट्टी की बनी विशेष प्रकार की नलियों में, जिसे एल्यूडेल कहा जाता है, संघनित करके ठोस के रूप में जमा कर लिया जाता है। या 2Na प्लस MnO2 प्लस 3H2SO4 बनाता है 2NaHSO4 प्लस MnSO4 प्लस 2H2O। उपयुक्त विधि द्वारा प्राप्त आयोडीन में HCl2 एवं Br2 अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहते हैं। प्राप्त आयोडीन को Ki के साथ ऊर्ध्वपातित करके शुद्ध आयोडीन प्राप्त किया जाता है। Cl2 प्लस 2Kl को जब ताप दिया जाता है तो वह 2KCl प्लस I2 में बदलता है। Br2 प्लस 2Ki को ताप देने पर 2KBr प्लस I2 में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन, पीड़ाहारी क्या है? उचित उदाहरण देकर नारकोटिक एवं नॉन नारकोटिक पीड़ाहारियों की व्याख्या करें। आंसर, पीड़ाहारी
वैसी औषधियाँ जो चेतना को प्रभावित किए बिना स्वायु तंत्र पर बिना किसी विपरीत प्रभाव के दर्द को कम करता है, पीड़ाहारी कहलाता है। इन्हें 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, नॉन नार्कोटिक पीड़ाहारी तथा नार्कोटिक पीड़ाहारी। पहला, नॉन नार्कोटिक पीड़ाहारी। एस्पिरिन तथा पैरासीटामोल प्रमुख नर नार्कोटिक पीड़ाहारी हैं। इसके अलावा नेवोल्जीन, सुगारनिल तथा सेरिडोन आदि भी नॉन नार्कोटिक पीड़ाहारी है। बहुतायत मात्रा में प्रयोग प्रोस्टाग्लैंडिन पीड़ाहारी, एस्पिरिन तथा प्रोस्टाग्लैंडिन नामक यौगिकों के संश्लेषण को बाधित कर देता है। एस्पिरिन के अधिक उपयोग से बचाव करना आवश्यक है क्योंकि यह आंत में जल विक्षेपित होकर एसिसाइलिक अम्ल बनाता है, जिससे आंत में रक्त का स्राव होता है। अगला है नार्कोटिक पीड़ाहारी। वैसी औषधि जिसके अल्प सेवन से दर्द कम हो और नींद आए, जबकि इसके अधिक सेवन से आलस्य तथा बेहोशी की स्थिति पैदा हो जाती है एवं मृत्यु तक भी हो सकती है। नार्कोटिक पीड़ाहारी के अंतर्गत मोरफिन, हेरोइन आदि मुख्यतः अफीम के उत्पाद होते हैं। इसके बार सेवन से इसका आदी बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिंदु दोष से आप क्या समझते हैं? इसके कितने प्रकार होते हैं? आंसर, बिंदु दोष एक क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था को अनियमितताएं अथवा विचलन बिंदु दोष कहलाते हैं। बिंदु दोष के प्रकार, पहला स्टाइकियोमेट्री दोष। ये वो बिंदु दोष हैं जो ठोस की स्टाइकियोमेट्री को विक्षुब्ध नहीं करते। इन्हें आंतर अथवा ऊष्मागतिकी दोष भी कहा जाता है। अगला है रिक्तिका दोष। जब कुछ जालक स्थल रिक्त हो तब कहा जाता है कि क्रिस्टल में रिक्तिका दोष है। अगला है अंतरकाशी दोष। जब कुछ अवयवी कण अंतरकाशीय स्थल पर पाए जाते हैं तब कहा जाता है कि क्रिस्टल में अंतरकाशी दोष है। अगला फ्रैंकल दोष। यह दोष आयनिक ठोसों द्वारा दिखाया जाता है। लघुतर आयन को वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर स्थान में भी चला जाता है। इसे ही हम लोग फ्रैंकल दोष के नाम से भी जानते हैं। शॉटकी दोष। यह आधारभूत रूप से आयनिक ठोसों को रिक्तिका दोष है। विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए लुप्त होने वाली धनायनों और ऋणायनों की संख्या बराबर होती है।